कल सुबह बिना किसी वार्निंग के अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाए तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, तुम्हारी डेली जिंदगी भी इम्पैक्ट होगी। पेट्रोल महंगा, फूड महंगा और कुछ मुल्कों की इकोनॉमी लिटरली रुक सकती है। और सबसे डेंजरस बात, ये सिनेरियो कोई इम्पॉसिबल थ्योरी नहीं है, ये ऑलरेडी मल्टीपल बार ऑलमोस्ट हो चुका है। और इस पूरी गेम का सेंटर है एक पतली सी लाइन मैप पर, जिसे दुनिया इग्नोर करती रहती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये कोई वाइड ओशन रूट नहीं है, ये एक नैरो वाटर पैसेज है जहां से लगभग 20% ग्लोबल ऑयल गुजरता है। मतलब हर 5 बैरल्स में से एक बैरल यहीं से पास होता है। और अब इस मैप पर एक और रियलिटी ऐड करो, एक साइड ईरान, दूसरी साइड ओमान, और बीच में सिर्फ इतना सा गैप कि ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट बन जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, सवाल ये है कि दुनिया ने अपनी एनर्जी का इतना बड़ा हिस्सा एक ही नैरो पैसेज पर क्यों छोड़ दिया। और इसका जवाब अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं कि इस वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकें। पाइपलाइंस हैं लेकिन लिमिटेड कैपेसिटी, शिपिंग रूट्स हैं लेकिन लॉन्गर और कॉस्टलियर। मतलब सिस्टम डिजाइन ही ऐसा है कि अगर ये एक पॉइंट डिस्टर्ब हो तो पूरा ग्लोबल चेन शेक हो जाता है। अब यहाँ से रियल टेंशन स्टार्ट होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक जियोग्राफिकल पैसेज नहीं, ये एक प्रेशर पॉइंट है। और जो भी इस प्रेशर पॉइंट को अंडरस्टैंड करता है वो ग्लोबल इकोनॉमी की पल्स को फील कर सकता है। इसलिए यहाँ सिर्फ कार्गो शिप्स नहीं चलती, यहाँ कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग होती है। वॉरशिप्स पेट्रोल करती हैं, ड्रोन्स और सैटेलाइट्स हर मूवमेंट ट्रैक करते हैं। फिर भी इतनी सर्वेलेंस के बावजूद ये जगह कंप्लीटली सेफ नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं कि यहाँ क्या प्रोटेक्ट किया जा रहा है, प्रॉब्लम ये है कि ये एरिया नेचुरली वल्नरेबल है। इतना नैरो है कि अगर यहाँ सिर्फ एक स्मॉल डिसरप्शन भी हो जाए तो शिप्स का फ्लो स्लो नहीं होता, बल्कि जैम होना स्टार्ट हो जाता है। एक टैंकर रुकता है, फिर दूसरा स्लो होता है, फिर लाइन ब्रेक हो जाती है, और देखते ही देखते ग्लोबल सप्लाई चेन पर प्रेशर बिल्ड होने लगता है। लेकिन सबसे डेंजरस पार्ट यहाँ स्टार्ट होता है, क्योंकि दुनिया को पता है कि ये वीक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, फिर भी कोई इस डिपेंडेंसी को रियलिस्टिकली रिड्यूस नहीं कर पा रहा। ये वो कॉन्ट्रडिक्शन है जहाँ मॉडर्न वर्ल्ड स्टैंड करता है। सिस्टम फ्रेजाइल है लेकिन रिप्लेस भी नहीं हो सकता। और अब यहीं से अगला सवाल नेचुरली आता है, अगर ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट है तो क्या कोई इसे कंट्रोल भी कर सकता है। और यहीं से एंट्री होती है ईरान की, जिसका नाम इस चोक पॉइंट के साथ हमेशा लिंक्ड रहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की कहानी सिर्फ जियोग्राफी की नहीं, ये पावर की कहानी है। और इस पावर इक्वेशन के सेंटर में है एक नाम, ईरान। लेकिन यहाँ एक बेसिक कंफ्यूजन होता है जो अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। क्या ईरान वाकई इस चोक पॉइंट को बंद कर सकता है, या सिर्फ दुनिया को प्रेशर में रखने का एक साइकोलॉजिकल टूल यूज कर रहा है? टेक्निकली देखा जाए तो जवाब सिंपल लगता है, हाँ, ईरान डिसरप्शन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जो इस नैरो वाटर पैसेज को इंस्टेंटली अनस्टेबल बना सकते हैं। नेवल माइंस, फास्ट अटैक बोट्स, एंटी शिप मिसाइल्स, कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम्स, ये सब मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां शिपिंग स्टॉप नहीं होती, लेकिन मूव करना डेंजरस हो जाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, डिसरप्शन और फुल ब्लॉकेड दोनों सेम चीज़ नहीं है। ईरान को स्ट्रेट को परमानेंटली बंद करने के लिए पूरा कंट्रोल चाहिए होता, जो प्रैक्टिकली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे ही ये एरिया सीरियसली ब्लॉक होता है, रिस्पॉन्स सिर्फ रीजनल नहीं रहता, ग्लोबल मिलिट्री रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। यूएस नेवी ऑलरेडी रीजन में प्रेजेंट है, और गल्फ कंट्रीज भी अपनी सर्वाइवल के लिए इमीडिएट रिएक्शन देती हैं। तो फिर ईरान इतनी बार थ्रेट क्यों करता है? यहाँ से एंट्री होती है रियल स्ट्रैटेजी की, क्योंकि ईरान का गोल अक्सर क्लोजर नहीं होता, गोल होता है लेवरेज। मतलब ये प्रूव करना कि अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो हम सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां ग्लोबल पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पावर एक्चुअल कंट्रोल से ज्यादा परसेप्शन ऑफ कंट्रोल बन जाती है। ईरान को स्ट्रेट को बंद करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इतना दिखाना होता है कि वो इस कैपेबिलिटी के करीब है। इसे हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कह सकते हैं। हर नेवल एक्सरसाइज, हर मिसाइल टेस्ट, हर स्टेटमेंट एक हिडन मैसेज कैरी करता है। दुनिया को प्राइस देना पड़ेगा अगर हम पुश हुए। लेकिन इस स्ट्रैटेजी का एक हिडन रिस्क भी है, क्योंकि जितनी बार थ्रेट यूज होता है उतनी ही बार वर्ल्ड प्रिपेयर्ड भी होता जाता है, और फिर सिचुएशन एक डेंजरस बैलेंस पर आ जाती है। ईरान प्रेशर क्रिएट करता है, वर्ल्ड काउंटर प्रिपरेशन करता है, और टेंशन स्टेबल नहीं होती, बस अक्यूमुलेट होती रहती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ईरान को अपनी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल बनाने के लिए स्ट्रेट को बंद करने की जरूरत ही नहीं, बस अनसर्टेनिटी क्रिएट करनी होती है।
और जियोपॉलिटिक्स में अनसर्टेनिटी कभी कभी एक्चुअल एक्शन से ज़्यादा पावरफुल होती है। और अब जब ईरान का रोल समझ आ जाता है तो अगला सवाल ये बनता है कि अगर ये चोक पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है तो इस पर डिपेंड कौन कौन है, और जब ये सिस्टम हिलता है तो दुनिया कौन सी डायरेक्शन में सबसे पहले गिरती है। अगर तुम सिर्फ मैप पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज देखो तो ये एक नैरो वाटर पैसेज लगता है, लेकिन अगर तुम ग्लोबल इकोनॉमी के लेंस से देखो तो ये एक इनविजिबल पाइपलाइन सिस्टम है जो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है। और जब ये पाइपलाइन हिलती है तो इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहता। सबसे पहले एशिया, चाइना, इंडिया और जापान, ये 3 इकोनॉमीज इस रूट पर हेविली डिपेंडेंट हैं। चाइना की फैक्ट्रीज, इंडिया की एनर्जी डिमांड, जापान की इंपोर्ट डिपेंडेंसी, सबका एक साइलेंट कनेक्शन यहीं से गुजरता है। मतलब अगर यहाँ फ्लो डिस्टर्ब होता है तो प्रोडक्शन लाइन स्लो होती है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और ग्रोथ प्रेशर में आती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, एशिया का डिपेंडेंसी डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी, क्योंकि ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं होता, ये हर चीज की बेस कॉस्ट डिसाइड करता है। ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स। मतलब यहाँ डिसरप्शन का मतलब सिर्फ ऑयल शॉर्टेज नहीं होता, ये इकोनॉमिक स्लो डाउन ट्रिगर बन जाता है। अब आते हैं गल्फ कंट्रीज पर। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ये वो कंट्रीज हैं जिनके पास ऑयल है, लेकिन आयरनी ये है कि उनका एक्सपोर्ट रूट ही उनकी बिगेस्ट वल्नरेबिलिटी है। अगर स्ट्रेट ब्लॉक होता है तो उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम इंस्टेंटली हिट होती है। मतलब सिर्फ ग्लोबल क्राइसिस नहीं, रीजनल फाइनेंशियल शॉक भी स्टार्ट होता है। और जब रेवेन्यू रुकता है तो इंटरनल प्रेशर ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। अब यूएस का रोल समझो। लोग सोचते हैं कि अमेरिका डायरेक्टली सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। यूएस अब मिडिल ईस्ट ऑयल पर पहले जैसा डिपेंडेंट नहीं रहा, लेकिन सिस्टम जिस तरह डिजाइन किया गया है उस सिस्टम को स्टेबल रखना यूएस के इंटरेस्ट में है। क्योंकि अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड करती हैं तो इन्फ्लेशन, मार्केट्स और पॉलिटिकल प्रेशर सब इफेक्ट होता है। इसलिए यूएस का रोल डायरेक्ट कंजम्पशन से ज्यादा ग्लोबल स्टेबिलिटी एनफोर्समेंट का होता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ समझ आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सिर्फ ऑयल का रूट नहीं है, ये एक इंटरकनेक्टेड डिपेंडेंसी लूप है। एशिया डिमांड करता है, गल्फ सप्लाई करता है, यूएस सिस्टम स्टेबलाइज करता है, और ये तीनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। सबसे डेंजरस पार्ट ये है, ये सिस्टम इंटेंशनली डिजाइन नहीं हुआ फ्रिजाइल बनने के लिए, लेकिन टाइम के साथ ये एक्सीडेंटली फ्रिजाइल बन गया। क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन स्केल पर नहीं, और यहीं से रियल टेंशन स्टार्ट होती है। क्योंकि जब एक सिस्टम इतना इंटरकनेक्टेड हो जाए तो एक छोटा सा शॉक भी पूरे स्ट्रक्चर को हिला सकता है। और अब अगला सवाल ये है कि अगर ये चोक पॉइंट डिस्टर्ब होता है तो दुनिया का रिएक्शन सिर्फ पॉलिटिकल होगा या इकोनॉमिक? और जब प्राइसेस मूव करते हैं तो सबसे पहला इम्पैक्ट कहाँ गिरता है? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में सिर्फ एक सीरियस डिसरप्शन हो जाए तो सबसे पहली चीज जो नहीं रुकती वो है शिप्स। सबसे पहले रुकता है प्राइस इमेजिनेशन, क्योंकि ऑयल मार्केट में एक्चुअल शॉर्टेज से पहले फियर ट्रेड होता है। जैसे ही सप्लाई रिस्क की न्यूज आती है, ट्रेडर्स वेट नहीं करते, वो रिएक्ट करते हैं। और रिएक्शन का मतलब होता है सडन प्राइस स्पाइक। ऑयल प्राइसेस सिर्फ 5 या 10% नहीं, कभी कभी एक ही दिन में मल्टीपल जंप्स ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट का लॉजिक सिंपल होता है, सप्लाई अनसर्टन, डिमांड कांस्टेंट इक्वल्स पैनिक प्राइसिंग। लेकिन ये सिर्फ फाइनेंशियल चार्ट्स का गेम नहीं होता, रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट यहीं से स्टार्ट होता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज होती है, फ्यूल प्राइसेस ऊपर जाते हैं, और यहीं से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेयर आती है इन्फ्लेशन, क्योंकि ऑयल हर इकोनॉमी की बेस कॉस्ट है। जब फ्यूल महंगा होता है तो हर चीज महंगी होती है, फूड, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स। मतलब एक चोक पॉइंट का शॉक पूरी इकोनॉमी के अंदर सीप कर जाता है। अब पाकिस्तान और इंडिया को समझो, दोनों कंट्रीज इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। मतलब ग्लोबल ऑयल प्राइस डायरेक्टली उनके लोकल फ्यूल पंप्स तक आता है। अगर बैरल प्राइस सडनली स्पाइक करता है तो पेट्रोल और डीजल इमीडिएटली महंगा, और जब फ्यूल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी नहीं रुकती, पूरी इकोनॉमी स्लो होती है। यहाँ से डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट होता है। फ्यूल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, फूड महंगा, फूड महंगा, इन्फ्लेशन स्पाइक, इन्फ्लेशन स्पाइक, पब्लिक प्रेशर इंक्रीज। और ये साइकिल सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर भी क्रिएट करता है। अब डिफरेंस समझो इंडिया और पाकिस्तान के बीच।
इंडिया के पास थोड़ा बफर है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, डाइवर्सिफाइड सप्लायर्स, स्ट्रॉन्गर करेंसी सपोर्ट, इसलिए शॉक एब्जॉर्ब हो जाता है लेकिन एलिमिनेट नहीं होता। पाकिस्तान के केस में मार्जिन थिन है। यहाँ ऑयल प्राइस इंक्रीज का मतलब होता है इंपोर्ट बिल एक्सप्लोड, करेंसी प्रेशर, सब्सिडी बर्डन और इमीडिएट इन्फ्लेशन शॉक, और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग स्पेस श्रिंक हो जाता है। लेकिन सबसे डेंजरस पार्ट ये है, ये क्राइसिस स्लो नहीं होता, ये इंस्टेंट रिएक्शन सिस्टम है। एक अनाउंसमेंट, एक जियोपॉलिटिकल टेंशन स्पाइक और कुछ ही घंटों में मार्केट्स मूव कर जाती हैं। और जब मार्केट्स मूव करती हैं तो वो वेट नहीं करती कि सिचुएशन स्टेबलाइज हो, वो पहले ही अज्यूम कर लेती हैं कि वर्स्ट केस आ रहा है, और यही अजम्पशन रियल इकोनॉमी को शेप करता है। और अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल निकलता है, अगर इकोनॉमिक शॉक इतना फास्ट और इंटेंस है तो क्या ये सिर्फ टेम्परेरी डिसरप्शन होता है, या फिर ये किसी और बड़े गेम का सिग्नल होता है, जहां पॉलिटिक्स और पावर पहले मूव करते हैं और इकोनॉमी बाद में रिएक्ट करती है। जब दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स की बात करती है तो फोकस हमेशा ईरान और अमेरिका पर होता है, लेकिन रियल जियोपॉलिटिक्स का एक रूल है, जो नजर आ रहा होता है जरूरी नहीं कि वही डिसीजन ले रहा हो। और इस गेम के पीछे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो लाउड नहीं होते लेकिन इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले चाइना इस स्टोरी में सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं है, ये लार्जेस्ट डिपेंडेंट बायर है, क्योंकि उसकी एनर्जी सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। अगर स्ट्रेट डिस्टर्ब होता है तो चाइना की फैक्ट्रीज, एक्सपोर्ट्स और ग्रोथ डायरेक्टली हिट होती हैं। लेकिन चाइना का रिस्पॉन्स इंटरेस्टिंग होता है। वो लाउड रिएक्शन नहीं देता, वो हेडलाइंस में नहीं आता, वो बैक चैनल डिप्लोमेसी चलाता है, क्लोज्ड रूम्स, क्वाइट मीटिंग्स, सटल प्रेशर, क्योंकि चाइना का गोल सिंपल है, केओस नहीं, स्टेबिलिटी। चाइना ईरान पर डायरेक्ट प्रेशर भी डालता है, लेकिन पब्लिक में नहीं, क्योंकि उसे पता है कि इनस्टेबिलिटी उसके अपने इकोनॉमिक इंजन को स्लो कर देगी। इसलिए चाइना का रोल फायर फाइटर से ज्यादा सिस्टम स्टेबलाइजर का होता है, साइलेंटली। अब आते हैं रशिया पर। सरफेस लेवल पर लगता है रशिया को बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस स्पाइक करें तो रशिया की रेवेन्यू इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ भी ट्विस्ट है, अगर क्राइसिस अनकंट्रोल्ड हो गया तो ग्लोबल डिमांड कोलैप्स हो सकती है, मतलब शॉर्ट टर्म गेन लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज। इसलिए रशिया भी डायरेक्टली एस्केलेशन नहीं चाहता, वो सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है और सिलेक्टिवली इन्फ्लुएंस करता है। अब एक और लेयर समझो, चाइना और रशिया दोनों ओपनली इंटरवीन नहीं करते, लेकिन वो डिप्लोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। कब स्टेटमेंट देना है, कब साइलेंस रखना है, कब प्रेशर बिल्ड करना है, ये सब कैलकुलेटेड होता है। और यहीं से एक हिडन रियलिटी समझ आती है, ये क्राइसिस सिर्फ मिलिट्री या ऑयल का नहीं, ये इंफॉर्मेशन और टाइमिंग का गेम भी है। जो प्लेयर करेक्ट टाइम पर करेक्ट सिग्नल देता है वो आउटकम इन्फ्लुएंस कर लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट यहाँ ये है, चाइना और रशिया क्राइसिस को सॉल्व नहीं करते, वो क्राइसिस को मैनेज करते हैं अपने इंटरेस्ट्स के हिसाब से। और जब ऐसे साइलेंट प्लेयर्स एक लाउड कॉन्फ्लिक्ट के बीच मूव कर रहे होते हैं तो असली कंट्रोल कहीं और शिफ्ट हो जाता है। जो फ्रंट पर दिख रहा होता है वो बस सरफेस होता है, नीचे एक पैरेलल चेस गेम चल रहा होता है। और अब जब सब हिडन प्लेयर्स समझ आ जाते हैं तो अगला सवाल और डेंजरस हो जाता है। अगर सब लोग एस्केलेशन से बचना चाहते हैं तो फिर टेंशन इतनी हाई क्यों रहती है, और क्या एक छोटी सी गलती इस बैलेंस को तोड़ सकती है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का सबसे बड़ा डेंजर ये नहीं कि ये कभी बंद हो जाए, रियल डेंजर ये है कि कभी भी गलत मोमेंट पर सिचुएशन स्लिप हो सकती है, क्योंकि यहाँ सब प्लेयर्स प्रेजेंट हैं, सब प्रिपेयर्ड हैं और सबको लगता है कि वो कंट्रोल में है। लेकिन हिस्ट्री में सबसे डेंजरस सिचुएशंस वही होती हैं जहां हर साइड को लगता है कि कंट्रोल उनके पास है। अब ग्राउंड रियलिटी समझो, ये कोई नॉर्मल शिपिंग लेन नहीं है, ये एक हाईली मिलिटराइज्ड जोन है। यूएस नेवी का 5th फ्लीट बहरीन में परमानेंटली स्टेशन्ड है। वॉरशिप्स, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स सब ऑलरेडी रीजन में एक्टिव हैं। मतलब रिस्पॉन्स स्टार्ट से नहीं होता, रिस्पॉन्स ऑलरेडी रनिंग स्टेट में होता है। अगर कल सुबह कोई डिसरप्शन होता है तो दुनिया जीरो से रिएक्ट नहीं करती, वो सीधा एस्केलेशन मोड में चली जाती है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है रूट को रीओपन करना। माइन स्वीपिंग ऑपरेशंस, नेवल एस्कॉर्ट्स, एयर कवर सब साइमल्टेनियसली एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन यहीं से रियल टेंशन स्टार्ट होती है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप प्रिडिक्टेबल नहीं होता। क्या सिर्फ कंटेनमेंट होगा या डायरेक्ट रिटेलिएशन?
और ये डिसीजन सिर्फ मिलिट्री नहीं, ये पॉलिटिकल प्रेशर से भी ड्रिवन होता है। सबसे डेंजरस पार्ट ये है, एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन, एक मिसाइल लॉन्च मिसअंडरस्टैंडिंग, एक एक्सीडेंटल स्ट्राइक या एक ओवर रिएक्शन और सिचुएशन रैपिडली रीजनल से ग्लोबल बन सकती है। और मॉडर्न वर्ल्ड में एस्केलेशन स्लो नहीं, फास्ट होती है। लेकिन यहाँ एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, हर मेजर पावर वॉर नहीं चाहता, लेकिन हर मेजर पावर अपनी क्रेडिबिलिटी भी लूज नहीं कर सकता। और जब क्रेडिबिलिटी स्टेक पर हो तो डिसीजंस लॉजिक से नहीं, रिएक्शन से होते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जहां सब कुछ ब्लर हो जाता है। डिप्लोमेसी भी चल रही होती है, मिलिट्री पोजीशनिंग भी चल रही होती है, पीस टॉक्स भी और वॉर प्रिपरेशन भी, दोनों एक ही टाइम पर। और जब दोनों साइड्स एक ही चोक पॉइंट पर फेस टू फेस खड़ी हों तो गेम स्ट्रैटेजी का नहीं रहता, गेम टाइमिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग का बन जाता है। सबसे अनसेटलिंग रियलिटी ये है, शायद कोई भी फुल वॉर नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सिस्टम उस डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स इंटेंट से नहीं चलती, इंटरैक्शन से चलती है। और अब फाइनल पॉइंट ये है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रियल डेंजर ये नहीं कि ये ब्लॉक हो जाए, रियल डेंजर ये है कि दुनिया ने इसे इतना नॉर्मल समझ लिया है कि हम भूल गए हैं कि ये सिस्टम कितना फ्रेजाइल है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खत्म नहीं होता, शुरू होता है। क्या ये सिर्फ एक प्रेशर गेम है जिसे सब कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर हम ऑलरेडी एक ऐसे सिस्टम में हैं जहां कंट्रोल सिर्फ एक इल्यूजन है?